Students, in last lecture we have discussed about the basic concepts of object oriented programming. Now today we will start with benefits of object oriented programming. The first and main benefit is data security, data hiding. It can be achieved by defining the data members as private. We know that. Reusability of code can be achieved by using inheritance. Then problem can be defined in the form of separate entities known as objects. We know that object-oriented programming is bottom-up approach. First, we define different objects, different classes, and then integrate these classes to achieve our main objective. Now, small system softwares can be easily upgraded to large system software. Uh, it means that we are creating a library of classes, and we can add as many classes as we need to make our smaller system to a big one. यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स आर एबल टू बिहेव एज एन ऑर्डिनरी डेटा टाइप। हम पहले भी डिस्कस किया हमने कि जो हमारा क्लास है, क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो उसके ऊपर हम वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाए जो हम सिंपल डेटा टाइप्स के ऊपर कर पाते हैं। जेनेरिक फंक्शंस एंड क्लासेस कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर हैंडलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन सेम एंटिटी। हम जेनेरिक फंक्शन भी बना सकते हैं, हम जेनेरिक क्लास भी बना सकते हैं, ताकि हम डिफरेंट टाइप्स का डेटा, चाहे हम इंटीजर पास कर दे तो इंटीजर पे भी वो सेम वर्क करेगा, करेक्टर पास कर दे तो वो करेक्टर पे वर्क करेगा, फ्लोट पास कर दें तो वो फ्लोट पे पास करेगा। तो इस तरह की फैसिलिटी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अवेलेबल है। दीज आर द सम मेन बेनिफिट्स ऑफ object oriented programming. Now applications of object oriented programming we can use in real time systems, in simulation and modelings, and object oriented databases, artificial intelligence and expert system, and then neural networks. These are some main application areas where object oriented programming is used. Now come to the point, structure of a C++ program. जब हम कोई C++ का प्रोग्राम लिखते हैं तो वो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कैसे हमें डिफरेंट पार्ट्स को लिखना है। C++ प्रोग्राम मेनली कंटेन 4 सेक्शन। इसके अंदर जनरली 4 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज इंक्लूड फाइल्स, जहां पर हम अपनी लाइब्रेरी की या हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। देन सेकंड वन इज क्लास डिक्लेरेशन, जहां पर हम अपनी क्लास को डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। जनरली डिक्लेयर करने का मतलब है कि उसका टेम्पलेट डिफाइन करेंगे हम। देन क्लास के जो मेंबर्स हैं उनको हम डिफाइन करेंगे। क्लास के मेंबर्स को हम दो जगह डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम क्लास डिक्लेरेशन में उसको हमने लिख दिया तो फिर हम यहाँ नहीं लिखेंगे। अगर हम क्लास डिक्लेरेशन में हमने उनको डिफाइन नहीं किया तो हम क्लास से बाहर भी उनको डिफाइन कर पाते हैं। उसके बाद फिर लास्ट पॉइंट है हमारा मेन फंक्शन, मेन प्रोग्राम। First section contains the list of files to be included in our program with the help of hash include, ये हम करते हैं हमेशा। Second section contains the definition of classes to be used in our program. Third section contains the definition of all member functions of a class. Here we can also define other functions which are not a member of classes. In third section में हमें क्लास के मेंबर्स को हम बाहर डिफाइन करना है तो हम डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंड फंक्शन, ये हम आगे करेंगे जब हम हमारे सिलेबस में आएगा आगे। फाइनल एंड फोर्थ सेक्शन कंटेन्स द मेन फंक्शन, जो नेसेसिटी है हमारे हर एक प्रोग्राम की। मेन फंक्शन से ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। फ्रॉम वेयर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट्स, दैट इज अ प्लेस वेयर वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। These are the four main sections a program of C++ contains. ये क्लास के हिसाब से मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई है कि हम कैसे 4 सेक्शन में अपने प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है हमारा, दिस वन, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एंड इंक्लूड फाइल्स। यहाँ पर हमने इंक्लूड फाइल्स लिखती है। हमने एक एग्जांपल लिया आइटम क्लास का। हमने क्लास बनाई आइटम और उसमें डेटा को रीड किया और राइट किया। जस्ट सिंपल सा एग्जांपल है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में से हमने क्या किया, फर्स्ट सेक्शन में हमने क्या किया, दो फाइल्स को इंक्लूड किया, iostream.h को इंक्लूड किया और conio.h को इंक्लूड किया। सेकंड सेक्शन में हमने क्लास डिफाइन की। क्लास हमने कौन से डिफाइन करने, आइटम क्लास। इसके अंदर दो हमने डेटा मेंबर्स लिए, नंबर एंड कोस्ट। नंबर का टाइप इंटीजर है, कोस्ट का टाइप फ्लोट है, और यहाँ हमने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट दीज टू मेंबर्स आर प्राइवेट। पब्लिक सेक्शन में हमने दो मेंबर फंक्शंस को डिफाइन किया, गेट डेटा एंड
डिस्प्ले। नाउ अब यहाँ पर जब हमने क्लास को डिफाइन किया या डिक्लेयर किया, तब हमने इन जो दो फंक्शंस को केवल यहाँ डिक्लेयर कर दिया, इनको इनकी डेफिनेशन नहीं लिखी हमने कि इनके अंदर क्या होगा। तो वो जो लिखना है फिर हम क्लास से बाहर लिखेंगे थर्ड सेक्शन में। जब हम कोई भी मेंबर फंक्शन को क्लास से बाहर लिखते हैं तो क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमें लगाना होता है, ये कंपलसरी है। वॉइड इसका रिटर्न टाइप हो गया, आइटम क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन, फंक्शन का नेम हो गया यहाँ पर, और आर्ग्यूमेंट्स हो गए, नंबर इज इक्वल टू एक्स, कॉस्ट इज इक्वल टू वाई। डिस्प्ले में हमने दोनों वैल्यूज को डिस्प्ले कर दिया। लास्ट हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हम क्या करते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। आइटम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ए डॉट गेट डेटा, उसके अंदर हमने वैल्यूज पास कर दी, 200 विल गोज टू नंबर एंड 298.25 गोज टू कॉस्ट। डिस्प्ले करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज हमारी डिस्प्ले हो जाएंगी। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट अ प्रोग्राम इन डिफरेंट 4 सेक्शंस। नाउ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है? जब भी हम कोई C++ का प्रोग्राम बनाते हैं तो हम जनरली यूज करते हैं टर्बो C3 या हम आजकल यूज करते हैं TC7। तो these are known as integrated development environment. IDE means it can perform function of editor, compiler, linker and loader and finally executes our program. एक ही ऐसी जगह है जहां पर हमने अपने प्रोग्राम को लिख भी दिया, मॉडिफाई भी कर दिया, कंपाइल भी कर दिया और रन भी कर दिया और आउटपुट भी देख ली। That's why it is known as integrated development environment. We can create, save, modify, compile and run a program. IDE also have menu bar with loads of commands, including commands for compile and run a program. Turbo C, C++ is an example of IDE for earlier version of Windows. Nowadays, for Windows 7 or 10, we are using TC7. The file name for C++ program must have an extension as .cpp. Last lecture में मैंने आपको बताया भी था ये कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं C++ का, जब हम उसको सेव करने जा रहे हैं तो हमें उसकी एक्सटेंशन क्या देनी है, .cpp. Then we can compile the program by pressing F9 की और Alt F9. कंपाइल करने के लिए हम यूज करते हैं Alt F9. रन करने के लिए हम यूज करते हैं Control and F9. और हमें रिजल्ट देखना हो तो रिजल्ट देखने के लिए हम करते हैं Alt plus F5. These are some shortcut keys to compile the program, execute the program और सीधा results. This is some overview of integrated development environment. Now एक छोटा सा प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम हमारा C++ का विदाउट क्लासेस है ये। उसके अंदर हमें पता लग जाएगा कि मेन जो सिंटेक्स है वो कैसे लिखते हैं। सबसे पहली लाइन हमने लिखी डबल स्लैश राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, सी के प्रोग्राम में हम stdio.h को इंक्लूड करते हैं, बट C++ के प्रोग्राम में हम iostream.h को यूज करेंगे, इंक्लूड करेंगे। conio हमने C में भी यूज किया, हम C++ में भी यूज कर ही रहे हैं। void main integer a comma b comma sum, this is the declaration of variables a b sum। तीन वेरिएबल हमने डिफाइन किए, डिक्लेयर किए, किस तरह के हैं वो, इंटीजर टाइप के। cout is an object of output stream or we can say that स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है हमारी, जो है वो मॉनिटर होती है, इसलिए cout जनरली मॉनिटर से रिलेटेड होता है, ऑब्जेक्ट है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम का। एंटर टू नंबर, मैसेज एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। cin एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हमारी कीबोर्ड होती है, तो कीबोर्ड से जो भी वैल्यू हम रीड करेंगे वो ए में चली जाएगी। cin b, कीबोर्ड से जो दूसरी वैल्यू हमने रीड की वो कहाँ जाएगी, बी में चली जाएगी। सम इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी का ऐड किया हमने, सम किया, वो सम में स्टोर हो जाएगा और वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ये डिस्प्ले वाली स्टेटमेंट भी हमें 3 या 4 पार्ट्स में लिखनी पड़ी, क्योंकि हम वैल्यूज को डिस्प्ले करना चाहते हैं। जो डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे वो एज इट इज आएगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, और जो विदाउट डबल कोट्स वेरिएबल लिखने हैं हम, उनकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। और ये जो बीच में दो डबल लेस देन के सिंबल हमने लगाए हैं, ये एक ऑपरेटर का काम करते हैं, जो ऑपरेटर हमारी वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन तक पहुंचाता है। गेट ch is used to
रीड अ करेक्टर, ताकि हम आउटपुट हमारी देख पाए। ये हम अपनी एडजस्टमेंट के लिए लगाते हैं। देखो अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया हुआ। इंक्लूड इज अ स्पेसिफिक प्री प्रोसेसर command that effectively include entire text of file specified between angular brackets into the source code। means iostream.h को वो हमारे source code में include कर रहा है। iostream.h है क्या? is an input output stream file contains code getting an input from the standard input device, for example keyboard, and to display the result or error on standard output device, for example monitor। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं हम, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट कीबोर्ड। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस की हम बात कर रहे हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट मॉनिटर। While conio.h is a console input output file which manages input output on console based applications. Some of its commonly used functions are clear screen, getch, getche, kb hit, etc. Clear screen और getch हम generally use करते हैं। Clear screen is used to clear the screen, output screen, और getch is used to you can say to get a character, ताकि हमारी स्क्रीन वहां पर रुकी रहे, हम अपना आउटपुट देख पाए। इसके अलावा void main, yes, void main हमें पता है क्या होता है। it is a header for main function। function is required in each and every program of C++। main function जो है वो हर एक प्रोग्राम में रिक्वायर्ड है। अगर आपने मेन प्रोग्राम नहीं लिखा तो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा बट रन नहीं होगा। एक ऐसा जगह है जहां से आपका कंपाइलर आपके प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट करता है। बाय डिफॉल्ट दिस फंक्शन हैज अ रिटर्न टाइप इंटीजर। ये ध्यान रखनी चाहिए आपको। बाय डिफॉल्ट जो है void लिख दिया हमने, जनरली हम void लिखते हैं, बट बाय डिफॉल्ट मेन की जो रिटर्न टाइप होती है वो इंटीजर होती है। But we use void instead of integer to show that function will not return any value। हम void इसलिए लिखते हैं ताकि हम ये बता पाए कंपाइलर क्योंकि कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ऑल द स्टेटमेंट ऑफ मेन फंक्शन हैज टू बी रिटर्न इन कर्ली ब्रेसेस। मेन फंक्शन के बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे और जब हमारा मेन फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा फिर हम कर्ली ब्रेसेस को एंड कर देंगे। एवरी सिंपल स्टेटमेंट इन C++ विल बी टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन। Now declare the variable integer a comma b comma sum। हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पर है। हमने फिर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। मींस 3 वेरिएबल्स a b and sum are declared of type integer। उसके बाद cout enter 2 नंबर। फिर हमारी जो स्टेटमेंट आई cout is an object of standard output stream। standard output stream means monitor। ऑपरेटर डबल लेस देन, ये एक ऑपरेटर की तरह काम करता है। डबल लेस देन इज नोन एज इंसर्शन और पुट टू ऑपरेटर यूज्ड टू इंसर्ट द कंटेंट्स ऑन इट्स राइट साइड टू द ऑब्जेक्ट ऑन इट्स लेफ्ट साइड। मींस इसके जो राइट साइड में ऑपरेटर डबल लेस देन के राइट साइड में जो भी वैल्यूज है वो ऑब्जेक्ट के पास चली जाएगी, सी आउट के पास चली जाएगी, और फ्रॉम सी आउट इट विल बी डिस्प्लेड ऑन टू द मॉनिटर। सिमिलरली सीन काम कर रहा है। सीन इज ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। ऑपरेटर नाउ अब ग्रेटर देन, डबल ग्रेटर देन का हम यूज कर रहे हैं। डबल लेस देन सी आउट के साथ यूज होगा, डबल ग्रेटर देन सीन के साथ यूज होगा। और इसको क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और गेट फ्रॉम ऑपरेटर। डबल लेस देन को इंसर्शन ऑपरेटर या पुट टू ऑपरेटर कहते हैं। डबल ग्रेटर देन को एक्सट्रैक्शन और गेट फ्रॉम ऑपरेटर कहते हैं। यूज टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑन इट्स लेफ्ट साइड सीन टू द वेरिएबल्स। सीन से जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, सीन क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, यानी कि कीबोर्ड से जो वैल्यूज आ रही है वो कहां चली जाएगी? ए में। फिर दूसरी जो वैल्यू कीबोर्ड से आएगी वो कहां चली जाएगी? बी में आ जाएगी। अब ये जो दो लाइनें हमने सीन ए और सीन बी दो अलग अलग लिखी हैं, हम इनको एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं लाइक दिस। सीन डबल ग्रेटर देन ए डबल ग्रेटर देन बी। दो वैल्यूज हम एक लाइन से भी, एक स्टेटमेंट से भी रीड कर सकते हैं। It will now receive two values from keyboard. First value will be assigned to A and second will be assigned to B. Sum is equal to A plus B.
This statement computes the value of expression a plus b and assign the computed value to the variable on the left hand side of the operator equal to. ये जो equal to operator है इसको हम assignment operator कहते हैं. तो a प्लस बी की वैल्यू को ऐड करके सम को असाइन कर देंगे. उसके बाद सी आउट सम ऑफ, जो इस लाइन में जहां पर भी हमने डबल कोट्स में कुछ लिखा है वो एज इट इज आएगा, और जहां दो ऑपरेटर के बीच में जो वेरिएबल लिखा है वहां वैल्यू आएगी. तो क्या आउटपुट आएगी इसकी, सम ऑफ, सपोज ए की वैल्यू 10 है तो सम ऑफ 10 एंड एज इट इज आएगा, बी की वैल्यू 20 है, सम ऑफ 10 एंड 20 इज, जो सम की वैल्यू होगी 30 वो डिस्प्ले हो जाएगी. getCS function is used to accept a character from keyboard. This function is used here to see the result at the time of execution of a program. Otherwise, after execution, control automatically returns to the program window and we have to use Alt F5 to see the result. अगर हमने getCS last line में नहीं लिखा तो हमें Alt F5 का यूज करना पड़ेगा ताकि हम अपने रिजल्ट को देख पाए. रिटर्न 0, यस. अगर हम void main लिखा हमने स्टार्टिंग में, void main अगर हम नहीं लिखते, इंटीजर मेन लिखते हैं, इंटीजर मेन लिखते ही हमें ये स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम में ऐड करनी पड़ेगी, रिटर्न 0. ये जो डबल स्लैश हमने लगाया है, दिस इज यूज्ड टू मेक अ लाइन एज ए कमेंट. इफ रिटर्न ये मैंने आपको बता दिया. नाउ अब हम अपना एक प्रोग्राम देख लेते हैं. ये वाला देखो, ये प्रोग्राम सेम मैंने लिख दिया है. यहाँ पर इंटीजर ए बी क्लियर स्क्रीन ऐड कर दिया मैंने, एंटर 2 नंबर्स इन ए बी. अब हम इसको रन करते हैं. फंक्शन F9, कंट्रोल F9, एंटर 2 नंबर, सपोज 10 स्पेस 20, सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30, राइट. अब एक चीज मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ. हमने यहाँ 2 लाइनें लिखी, इसकी बजाय मैं एक लाइन लिख देता हूँ बी. अब ए और बी को हमने सिंगल लाइन में रीड कर लिया. नाउ अगेन कंट्रोल F9, फिर मैंने 10 और 30 ऐड कर दिया, द सम इज 40. क्लियर है. हम जब हम रीड करते हैं तो अलग अलग लाइन में भी रीड कर सकते हैं अलग अलग वेरिएबल्स को, और सेम स्टेटमेंट में भी हम रीड कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट है comments are lines written in simple English to explain the program or to increase the program readability. कमेंट्स जनरली हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में ताकि उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, उसकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाए, हमें पता लग जाए कि कौन सी लाइन का क्या मतलब है, इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है पूरा. हम स्टार्टिंग में डबल स्लैश लिख के उसका पर्पस लिख दिया हमने, टू ऐड 2 नंबर. उसके बाद अगर हम कोई ऐसी लाइन है जो बहुत इजीली समझ नहीं आ रही है हमें, कोई हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो उसके आगे डबल स्लैश लिख के हम कमेंट्स डाल सकते हैं ताकि जब हम दोबारा अपने प्रोग्राम को रीड आउट करना चाहें तो हमें पता लग जाए कि इस लाइन का मतलब क्या है. These lines are not a part of code, so must be ignored by compiler. जो भी लाइन हमने एज ए कमेंट बना दी उसको कंपाइलर इग्नोर कर देगा और उसको कंपाइल नहीं करेगा. These lines are only for interpretation of codes. Compiler recognize the line as a comment by 2 methods. One is डबल स्लैश, हमने इस प्रोग्राम में यूज किया है, इसको हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट. डबल स्लैश के बाद पूरी की पूरी लाइन, एक सिंगल लाइन विल बिहेव एज ए कमेंट. अगर हमें 2 लाइन लिखनी है कमेंट्स में तो दोनों लाइनों के आगे डबल स्लैश लिखना पड़ेगा. दूसरा मेथड क्या है, मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं उसको. स्लैश, देखो यहाँ क्या है, स्लैश स्टार इज द स्टार्ट ऑफ द कमेंट, स्टार स्लैश इज द एंड ऑफ द कमेंट. तो स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में चाहे हम कितनी भी लाइनें लिख दें, दे ऑल विल बिहेव एज ए कमेंट. जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया आगे, स्लैश स्टार राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर स्टार स्लैश. तो ये दोनों लाइनें अब कमेंट बिहेव होंगी, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट कमेंट है. सो दिस इज 2 टाइप्स ऑफ कमेंट. डबल स्लैश से हम सिंगल लाइन कमेंट यूज करते हैं और
स्लैश स्टार स्टार स्लैश को हम मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं, कितनी भी लाइनों को हम कमेंट बना सकते हैं। अब देखो इंसर्शन ऑपरेटर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कैसे करते हैं हम। इंसर्शन ऑपरेटर इज यूज, इंसर्शन ऑपरेटर होता कौन सा है, डबल लेस देन, इज यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट्स और एनी रिस्पॉन्स ऑन द स्क्रीन। Function double less than, function of double less than operator in C++ similar to function printf in C language. Cout is an object of standard output stream, पता है हमें। Operator less than is known as insertion or put to operators used to insert the contents on its right side to the objects on its left side. That is Cout, which finally displays the contents on the standard output device monitor. This operator generally used to display messages, intermediate responses and final results on the screen. अब देखो हमारे पास स्टेटमेंट थी सी आउट एंटर टू नंबर, तो क्या किया इसने, एंटर टू नंबर को सी आउट के पास सेंड किया। सी आउट के पास सेंड करने से वो कहां डिस्प्ले हो गया, मॉनिटर पे, बिकॉज सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, दैट इज मॉनिटर। इस ये जो हमने इमेज बना रखी है इसमें क्या है, 10 वेरिएबल है, 10 की वैल्यू सी आउट पे जाएगी और वो सी आउट की हेल्प से मॉनिटर के पास डिस्प्ले हो जाएगी। ये जो 10 है, ये 10 इस ऑपरेटर की हेल्प से सी आउट के बाद चला गया और सी आउट की हेल्प से वो मॉनिटर पे डिस्प्ले हो गया। If we want to display value of variable, we can write like this. It will display value of variable a, C out a. To display message with value, we can do easily with C out. It will concatenate all the values to the same messages as given below. Value of different section of this C out of the above program, assuming a is equal to 10 and b is equal to 20. See out the sum of a and b is sum. तो the sum of as it is display होगा, a की वैल्यू डिस्प्ले हो गई, and डबल कोट्स में इसलिए as it is डिस्प्ले हो गया, b की वैल्यू डिस्प्ले हो गई और ये is as it is डिस्प्ले हो गया और sum की वैल्यू डिस्प्ले हो गई। तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, sum of 10 and 20 is 30. So this final output is given as above. The use of multiple less than operator is, या हम ये कहें कि मल्टीपल इंसर्शन ऑपरेटर इन सिंगल स्टेटमेंट इज नोन एज कास्केडिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, इंसर्शन के बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कैसे काम करेगा। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता कौन सा है, डबल ग्रेटर देन, is used to read the value of a variable from the keyboard. Function of C operator in C++ is similar to the scanf in C. सीन हमें पता है कि ऑब्जेक्ट किस चीज का है, वो स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है। द ऑपरेटर डबल ग्रेटर देन इज नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और गेट फ्रॉम ऑपरेटर, यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑन इट्स लेफ्ट साइड। अब डायरेक्शन रिवर्स है, अब लेफ्ट से राइट, इंसर्शन में क्या था, राइट से लेफ्ट था। For example, C in A, statement accepts a value from keyboard and assign to the variable A. C in A means C in किसका ऑब्जेक्ट है, इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम का, दैट इज मींस कीबोर्ड। कीबोर्ड से जो वैल्यू हमने रीड की या हमने एंटर की वो ए में चली जाएगी। मोर देन वन ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन सिंगल स्टेटमेंट, जो भी हमने अपने प्रोग्राम में करके देखा था, रीड द वैल्यूज ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, दिस इज नोन एज कास्केडिंग। This statement will now receive two values from keyboard, C in A, B. पहली वैल्यू A में स्टोर हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हम बात कर रहे हैं इसकी, C in A, B। डबल ऑपरेटर हमने एक सिंगल स्टेटमेंट में यूज कर लिया। पहली वैल्यू जो रीड करेंगे वो A में जाएगी, दूसरी वैल्यू जो हम कीबोर्ड से एंटर करा रहे हैं वो B में स्टोर हो जाएगी। Now our next topic is dynamic memory management operation. There are mainly two operators are used for this, new and delete. Memory management is a process of managing computer memory, assigning the memory space to the program to improve the overall system performance. Memory allocation to variable can be done at compile time or at runtime. दो तरह से हम memory assign कर सकते हैं किसी भी variable को, at compile time or at runtime. If memory required by a variable is known in advance, then it can be done at compile time.
अगर हमें पहले से पता है कि उसको कितनी मेमोरी चाहिए तो हम उसको कंपाइल टाइम पे असाइन कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। इन दिस केस कंपाइलर ऑटोमेटिकली एलोकेट्स द मेमोरी, राइट। फॉर एग्जांपल मेमोरी एलोकेटेड टू वेरिएबल ऑफ बेसिक डेटा टाइप, हमने क्या लिखा है इंटीजर ए, तो ए को मेमोरी कितनी मिलेगी 2 बाइट्स की, और इट डिपेंड्स अपॉन द कंपाइलर, ठीक है, तो वो तो फिक्स है, तो वो कंपाइल टाइम पे मिल जाएगी। But if memory required by a variable cannot be estimated in advance, then it can be done at runtime and known as dynamic memory allocation. इसका क्या example है देखो, while declaring the character array, if we specify its size smaller than the size of desired string, हमने character array को 10 character के equivalent मान लिया, बट जब हम वैल्यू एंटर कराने लग गए तो हमें 20 कैरेक्टर कराने पड़ गए, तो क्या हो गया, हमारा प्रोग्राम वहां पर रुक जाएगा, हैंग हो जाएगा, ठीक है ना। then we will get an error because the space is memory allocated to array is lesser compared to the size of input string. If we specify its size larger than the size of input string, then the array will be allocated a space in the memory which is much larger than the size of desired string. तो हमारा बहुत सारा मेमोरी का स्पेस जो है वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो हमने असाइन कर दिया है उस पर्टिकुलर एरिया को एक पर्टिकुलर वेरिएबल को, बट वो वेरिएबल के अंदर उतनी वैल्यू स्टोर नहीं हो पा रही, तो हमारा मेमोरी स्पेस वेस्ट हो रहा है। Then in the above case we don't have the idea about the exact size of array until we execute the program and string is inputted by the user, right। जब तक हम कोई वैल्यू एंटर नहीं करा देते तब तक हमें ये नहीं पता लग रहा कि उसको कितनी मेमोरी चाहिए। In such cases we use the new operator to allocate the required amount of memory. One thing we should remember that if new operator is used to allocate the memory, then it is necessary to free the memory with the help of delete operator. हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम न्यू ऑपरेटर से कोई मेमोरी एलोकेट करा रहे हैं किसी वेरिएबल को, तो जब हमारा प्रोग्राम एंड पे होगा तो उसके अंदर हमें डिलीट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा ताकि उस मेमोरी को हम वहां पर फ्री करा पाए आफ्टर वेरिएबल गोज आउट ऑफ स्कोप। C++ defines two unary operator, new and delete, दोनों unary operator हैं that performs the task of allocating and deallocating memory during runtime. New is used to allocate the memory at runtime and delete is used to deallocate the या free the memory at runtime. C लैंग्वेज यूज करती थी सेम, ये न्यू और डिलीट यूज नहीं करता था C लैंग्वेज में। मैलोक फंक्शन यूज करते थे हम मेमोरी एलोकेट करने के लिए, कैलोक एंड मैलोक, और मेमोरी को फ्री कराने के लिए फ्री फंक्शन का यूज किया जा सकता है। नाउ अब हम इसको एक प्रोग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। Consider the next program to calculate the sum of marks of a student. No number of students not known in advance. Memory is allocated after reading the number of students. हमें ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो जब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीड कर लेंगे कीबोर्ड से रन टाइम पे, तब हम उसको मेमोरी एलोकेट कर पाएंगे। So exact amount of memory is allocated at run time. First program shows the use of pointer to access the individual student's marks, while second program shows the use of array to access the individual student marks. Memory is allocated with the help of new operator as given by the following statement. Integer star marks is equal to new int. अब हमने marks जो वेरिएबल हमने लिया जिसको मेमोरी असाइन कराना चाहते हैं उसको हमने पॉइंटर टाइप ले लिया। पॉइंटर टाइप वेरिएबल में हमेशा ब्लॉक ऑफ मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर हो रहा है। न्यू इंट लेन, लेन क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमें जब पता लग गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं तो उतनी मेमोरी उसको, उतने इंटीजर के इक्विवेलेंट उसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, और डिलीट मार्क्स कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। और सेकेंड केस में जब हम एरे से रीड कर रहे हैं तो ब्रैकेट लगा के मार्क्स करेंगे तो उस तरह से डिलीट हो जाएगा। लेकिन प्रोग्राम क्या है, hash include iostream.h, conio.h, clear screen, integer length, enter the number of student in a class, c in len। अब हमें जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तब हमें पता लग रहा है कि कितने स्टूडेंट हैं हमारी क्लास में, उसके बाद हम उसको मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। न्यू इंट, न्यू इंट, न्यू इंट, न्यू इज हियर यूज्ड टू एलोकेट द मेमोरी ऑफ इंटीजर, कितने इंटीजर, लेंथ के तक। मींस अगर हमने 10 स्टूडेंट डाल दिए तो 10 इंटीजर के इक्विवेलेंट उस मार्क्स वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। और मार्क्स प्लस आई, सबसे पहले मार्क्स है स्टार, आई की वैल्यू 0 है ना,
तो सबसे पहले मार्क्स 0 मीन्स पहला एड्रेस हो गया, मार्क्स प्लस 1 दूसरा एड्रेस हो गया मेमोरी का, मार्क्स प्लस 3 चौथा एड्रेस हो गया। तो इस तरह से मार्क्स प्लस 0 फर्स्ट एड्रेस, मार्क्स प्लस 1 सेकेंड एड्रेस, मार्क्स प्लस 2 थर्ड एड्रेस, मार्क्स प्लस 3 इज द फोर्थ एड्रेस। एंड इस तरह से 1 बाय 1 एड्रेस आते जाएंगे और वहां पर वो वैल्यूज स्टोर होती जाएंगी। उन सबको हमने अब स्टोर सम कर लिया और उसको हमने डिस्प्ले कर दिया। डिलीट मार्क्स ये कंपलसरी है, जब हम ऊपर न्यू यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर डिलीट मार्क्स करना कंपलसरी है। दोनों में फर्क क्या है प्रोग्राम्स में, ये हमने पॉइंटर यूज किया है और यहाँ पर हम एरे यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। यहाँ सीन करने के लिए हमने पॉइंटर्स का यूज किया है, यहाँ हम सीन सिंपल जब जैसे एरे में हम रीड करते थे वैसे हमने रीड कर लिया। तो जब हम एरे में रीड कर रहे हैं तो एरे को हम डिलीट की हेल्प से जब हम इसकी मेमोरी फ्री कराएंगे तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। इसका एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं, मैंने शायद प्रोग्राम इसको रन कर लेते हैं प्रोग्राम को। देखो सेम प्रोग्राम है जो हमने अभी डिस्कस किया है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ मैंने। दिस स्टेटमेंट टू एलोकेट द मेमोरी, ये मेमोरी एलोकेट कब तक नहीं होगी, जब तक हम सी इन लैन नहीं कर लेंगे, जब तक हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को रीड नहीं कर लेंगे तब तक मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। और इसके बाद लास्ट में हमने क्या किया है, डिलीट मार्क्स। ये देखिए डिलीट मार्क्स सेम प्रोग्राम है हमारा, डिलीट मार्क्स। दिस लूप इज यूज्ड टू read the variables, delete the values, and this loop is used to add the values। and यहाँ पर हमारा टोटल सम हमने डिस्प्ले कर दिया। कंट्रोल F9, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, सपोज 5। अब उसको मेमोरी एलोकेट होगी, मार्क्स हमने डिस्प्ले करते हैं 13, 5 मार्क्स हमने एंटर करा दिए, sum of all marks is 246। this is how new operator is used to allocate the memory, and delete operator is used to deallocate the memory। Thank you students।